हेलो दोस्तों, मैं जयेश चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं आपकी प्यारी सी एक पॉलिटी की क्लास, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या चल रहा है। अगर आप सेंट्रल की कोई एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, इस तरह की सारी एग्जाम, सीपीओ, इन सब में आने वाला करंट अफेयर के लिए जितनी करंट अफेयर में संबंधित पॉलिटी जितनी आएगी आपका वो सब कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई स्टेट की एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जो पॉलिटी का हिस्सा आएगा वो कवर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम का पॉलिटी का हिस्सा कवर करने के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास में मैं बहुत आसानी से सिंप्लीफाई करके आपको पूरा डेटा देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का गठन। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी यहाँ से समझने की। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। तो देखिए किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ। इसके दो वीडियो आपको मिलेंगे, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम ये समझेंगे कि क्या हमारी संविधान सभा ऐसे हमारे यहाँ नेताओं ने, हमारे जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीर शहीद नेता थे, कि जितने भी लोग थे उन सब ने ऐसे बोला अंग्रेजों को कि भैया हमारे को एक संविधान सभा दे दो, और अंग्रेजों ने उठा के ये लो संविधान सभा बना लो। इस तरीके से तो नहीं दी होगी। तो क्या क्रम रहा होगा संविधान सभा तक आने का, एक ये वाली बात। और दूसरी बात ये वाली कि संविधान सभा जब बनी तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी बैठकें कब कब हुई, किस दिन किस चीज़ को अपनाया गया, किसको किसको रिजेक्ट किया गया, उसमें कौन कौन सी समितियां थी। तो ये वाली दूसरा हिस्सा। तो आज के हम हिस्से में समझेंगे कि उसकी संविधान सभा बनने की यात्रा किस प्रकार थी, कहाँ से डिमांड उठी, अंग्रेजों ने इसको किस तरीके से पहले नकारा, फिर उसमें हामी भरी, उनकी क्या मजबूरियां थी और किस किस व्यक्ति का इसमें सहयोग रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसी क्रम में आते हैं सन 1895 में, 1895 के अंदर अगर आप देखते हो तो बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोग लोकमान्य तिलक की उपाधि के नाम से जानते हैं, लोकमान्य। तो एक ये भी प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। तो ये तिलक साहब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक। इन्होंने स्वराज बिल की डिमांड करी थी 1985 में। किस बिल की? स्वराज बिल प्रस्तुत किया इन्होंने, स्वराज बिल। अब स्वराज बिल क्या होता है भैया? स्वराज बिल। तो देखिए मैं आपको इसके थोड़ा से पहले से लेकर चलता हूं और फिर बात को समझाता हूं। बात क्या थी? 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद में देश के अंदर बहुत सारे नेता जागरूक हो गए कि भैया ये जो अंग्रेज है हमारा शोषण कर रहे हैं और ये इस तरीके से कर रहे हैं। और ये जागरूक होने के बाद में ये खुद जागरूक नहीं रहे, इन्होंने देश की गरीब जनता को भी जागरूक करने की पूरी कोशिश करी। लोगों तक न्यूज़पेपर पहुंचाए, जिस तरीके से उस तरीके से अलग अलग माध्यमों से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई, और लोगों के बीच में भी ये भावना को पैदा किया कि ये अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं, गुलामी हमसे करवा रहे हैं। तो इस भावना के चलते धीमे धीमे आगे लोगों में और उत्साह आया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की शक्ति बढ़ते गई देश की। तो उसी शक्ति को बढ़ाने के लिए और उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में ये बिल प्रस्तुत किया था, स्वराज बिल। अब स्वराज बिल में स्वराज शब्द का अर्थ होता है ऐसी जगह जिस पर उन्हीं देश के लोगों का राज हो, स्वयं पर राज, स्वराज। चूंकि अंग्रेज तो यहाँ के थे नहीं, तो वो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्वयं पे राज कर रहे थे, वो तो हम पे राज कर रहे थे। तो अगर हम कहेंगे स्वराज तो इसका अर्थ होगा हमारे देश पर हमारे लोगों का राज, हमारे द्वारा बनाया गया राज कहलाएगा स्वराज। तो ये चाहते थे बाल गंगाधर तिलक कि हिंदुस्तान के अंदर स्वराज हो, मतलब हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान पर राज करें, ना कि कोई अंग्रेज सत्ता यहाँ पर राज करे। 1895 में लोकमान्य तिलक ने स्वराज बिल प्रस्तुत किया। इसमें सबसे पहली बार स्वराज की डिमांड की गई। उसके बाद में ये क्रम ऐसे चलते रहा, कई नेताओं ने डिमांड करी अलग अलग समय पर। इसके बाद में सबसे प्रमुख नेता जो बड़े तौर पर दिखाई देते हैं, देखिए ऐसे तो कई सारे लोग होंगे, लेकिन हम यहाँ पे सबसे प्रमुख तथ्यों को लेने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादा एग्जाम से रिलेवेंट होगा, कम से कम डेटा में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम बने, इस तरीके से हम कोशिश करेंगे। तो सन 1922 की बात थी। 1922 में 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे। 9 जनवरी 1915 की बात है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से अपना केस वगैरह और जितनी भी उनकी वहाँ पे क्रियाकलाप थे उनको समाप्त करके वो इंडिया लौटे। तो जब 9 जनवरी 1915 को लौटे, इसी के लिए आज हिंदुस्तान में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा जानकारी है। लेकिन जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने पूरे भारत भर का भ्रमण किया, भारत में समस्याओं को समझा, देखा किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर है, लोगों को जमीनी स्तर पर क्या दिक्कतें आती है, टैक्स किस तरीके से वसूला जाता है। और उन्होंने कई सारे लोगों में जागरूकता अभियान, आंदोलन वगैरह 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 किए। स्टार्टिंग में गांधी जी का पक्ष था कि सत्ता चाहे किसी के हाथ में हो, लेकिन समाजवाद समाज के अंदर डेवलप होना चाहिए। लेकिन 1992 के अंदर महात्मा गांधी इन्होंने भी अपना पक्ष किसको दे दिया? स्वराज के पक्ष में अपने आप को ले गए।
स्वराज के पक्ष में चले गए कि भैया हमारे देश में जो राज होगा वो हमारा ही होगा। स्वराज का पक्ष इन्होंने लिया, स्वराज पक्ष लिया, मतलब इन्होंने भी मान लिया कि हाँ हमारे देश में क्या होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए 1992 में। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो और कई सारे नेताओं ने अलग अलग समय पर डिमांड करी, जिसमें एक नेता आते हैं 1934 के अंतर्गत। ये कुछ अब स्पेशल नाम है, इनको याद रखिएगा साल के साथ में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 में महात्मा गांधी जी, उसके बाद में 1934 की अगर हम बात करते हैं तो एक वामपंथी नेता। अब ये वामपंथी नेता पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। वामपंथी नेता, वामपंथी नेता, वामपंथी नेता। देखिए वामपंथी नेता दो प्रकार के पंथ होते हैं, वामपंथी नेता थे। एक थे मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, पूरा नाम आप लिख सकते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय एक कम्युनिस्ट नेता थे या वामपंथी नेता थे। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी इस प्रकार से दो पंथ होते हैं। जो कोई अपनी सोच में बहुत एक्सट्रीमिस्ट होता है, अति करके सोचता है, उसे हम दक्षिणपंथी कहते हैं कि एक धर्म विशेष को बहुत आगे रख ले या एक किसी विशेष प्रकार की सोच को आगे रख ले। सामान्य भाषाओं में आज की तारीख में आप समझ सकते हो, जो कैपिटलिज्म में ज़्यादा बिलीव करता है, पूंजीवाद में ज़्यादा विश्वास करता है, उसे आप दक्षिणपंथी कह सकते हो आसान भाषा में, बाकी इस पर अलग से समझा जा सकता है। और वामपंथी यानी कि कम्युनिस्ट किसको कहा जाएगा, तो देखिए इसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दो हिस्से हो जाते हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो वामपंथी को कहते हैं लेफ्टिस्ट और दक्षिणपंथियों को कहते हैं राइटिस्ट। तो लेफ्टिस्ट जो लोग होते हैं समाजवाद में बिलीव करते हैं कि ये सारी, समाजवाद का मतलब हो गया कि आप सारी पूंजी किसी एक व्यक्ति या टेक्निकल लोगों के हाथ में नहीं दे करके पूरे समाज में इसका समान वितरण करोगे। इससे क्या होगा, समाज में बराबरी आने लगेगी। तो इस चीज को कहते हैं समाजवाद। तो दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है दक्षिण पंथ, एक होता है वाम पंथ। दक्षिण पंथ क्या होता है, पूंजीवाद को सपोर्ट करता है। वाम पंथ क्या होता है, समाजवाद को सपोर्ट करता है। समाजवाद यानी कि लोगों में सामान्य बराबरी लाने की कोशिश करना। पूंजीवाद क्या है कि इसमें फैक्ट्री और कंपनी की मदद से, उद्योगपतियों की मदद से देश में तरक्की करना। दोनों कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, दोनों कहीं ना कहीं बुरे होते हैं, दोनों के अपने फायदे नुकसान होते हैं। तो ये एक वामपंथी नेता है मानवेंद्र नाथ रॉय, मतलब कम्युनिस्ट नेता थे, लेफ्टिस्ट आप कह सकते हो इनको। तो ये लेफ्टिस्ट थे। इन्होंने संविधान सभा की सबसे पहले मांग करी, इन्होंने संविधान सभा की मांग करी, संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने करी, तो आप कहेंगे मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 के अंदर सबसे पहले संविधान सभा की मांग करी। देखिए संविधान सभा की मांग करने का अर्थ था कि हमारे देश में जो भी संविधान बनेगा वो इस देश के लोग बनाएंगे। और वो संविधान कौन बनाएगा, उन लोग, देश के लोगों में भी करोड़ों लोग हैं, तो कौन बना देगा। तो उसके लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप होगा, एक सभा होगी, एक समूह होगा, उसकी डिमांड की थी मानवेंद्र नाथ रॉय ने। तो आप संविधान सभा की, और किससे करी थी डिमांड, उस समय की अंग्रेजी गवर्नमेंट जो भारत पर शासन कर रही थी। तो अंग्रेज इसे मानने वाले तो थे नहीं फटाक से कि भैया तुरंत लो, आओ तुमने मांगा हम दे दे, ऐसा तो नहीं था। तो आगे देखते हैं 1934 के बाद में अगले ही साल अगर आप देखोगे 1935 में इस समय पर कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर, मतलब इन्होंने अपने अधिवेशन में बैठकर पूरी कांग्रेस के एक मत तरीके से, कि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हम भी संविधान सभा चाहते हैं, संविधान सभा की मांग की। तो कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब करी, 1935 के अंदर। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब करी, तो 1935 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको साफ कर लेते हैं। आप कुछ नोट करना है, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1895 की बात थी, बाल गंगाधर तिलक थे, सबसे पहले स्वराज बिल की मांग उन्होंने करी, स्वराज बिल उन्होंने ही प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी जी ने स्वराज का पक्ष लिया। उसके बाद में 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय एक कम्युनिस्ट नेता थे, इन्होंने संविधान सभा की डिमांड करी। इसके अगले ही साल 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग करी। अब कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी, अभी भी अंग्रेजों ने इस बात को माना नहीं कि हम संविधान सभा बना देंगे। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखते हैं 1938 में ये जो डिमांड हो रही थी संविधान सभा की, अब काफ़ी बढ़ गई थी, काफ़ी लोग इस चीज़ की डिमांड करने लग रहे थे। तो सवाल ये आ रहा था कि ये संविधान सभा बनेगी कैसे। तो नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग मताधिकार के आधार पर करी। संविधान की मांग किस आधार पर करी, संविधान सभा की मांग, संविधान की मांग नहीं, संविधान तो हम बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए सभा की मांग करी। वो भी किस आधार पे, मताधिकार के आधार पर। मताधिकार मतलब क्या हो गया, वोटिंग राइट, मताधिकार के आधार पर, मतलब देश की जनता वोट करेगी कि भैया
किसको संविधान सभा में पार्टिसिपेट करना है, इस तरीके से लोगों को चुना जाए और इन लोगों की मदद से संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की डिमांड करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक बात है। तो इसके बाद में अब यहाँ पर भी बात बनी नहीं, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पर भी अंग्रेज माने नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन याद रखनी पड़ेगी 1939 से लेकर के 1945 तक। ये क्या समय है? आप में से बहुत सारे बच्चों को पता हो सकता है, बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है। ये वह समय है जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड घटा, पूरी दुनिया के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें दो महत्वपूर्ण पक्ष थे, ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी। और इसमें स्टार्टिंग में ब्रिटेन की हालत खराब थी और जर्मनी मजबूत स्थिति में था। तो 1939 में जो ब्रिटेन सरकार थी, जिनका भारत पर शासन था, ये उस युद्ध में व्यस्त हो गई। अब जब ये स्टार्टिंग में युद्ध में व्यस्त हो गई तो इनकी हालत खराब होने लगी, युद्ध में काफ़ी ज़्यादा पिटने लगे जर्मनी से। अब जब ये पिट रहे थे तो इनको क्या चाहिए होगा? इनको मदद चाहिए होगी, सैनिक चाहिए होंगे, रसद चाहिए होगी, पैसे चाहिए होंगे, बाकी सारी चीज़ें तो ये लोग देश से वसूल लेते थे ज़बरदस्ती करके। लेकिन सैनिकों के लिए भर्ती कराने के लिए तो व्यक्ति की हामी चाहिए कि हाँ मैं सेना में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो इन्होंने भारत से डिमांड करी, भारत के उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे उन सबसे डिमांड करी कि भैया आप एक काम कर सकते हैं, हम लोग संधि प्रस्ताव कर सकते हैं कि आप विश्व युद्ध के दौरान हमारा साथ दो और इसके बाद में जैसे हम युद्ध जीत जाएंगे इसके बाद में हम आपकी संविधान सभा की डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम समझते हैं कैसे कैसे हुआ। तो ये बात आती 1940 की, 1940 की। युद्ध इस समय चालू हुआ, इनकी स्थिति खराब हुई होगी, उसमें 1 साल लग गया। ठीक है, 1940। अब ये युद्ध की स्थिति में क्या हुआ, सबसे पहले मार्च की बात करते हैं। मार्च के अंदर बिहार के रामगढ़ में 1940 मार्च में बिहार के रामगढ़ में, बिहार रामगढ़ में यहाँ पर क्या हुआ, अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन के अंदर संविधान सभा और अंतरिम सरकार की मांग की गई। अब ये अंतरिम सरकार, नया शब्द आया देखिए, अंतरिम सरकार और किस चीज की, संविधान सभा की मांग की गई। इसके अंतर्गत अंग्रेजों से कि भैया हमारे को संविधान सभा चाहिए और अंतरिम सरकार चाहिए। तो संविधान सभा तो आप समझ गए कि ऐसी सभा जो संविधान का निर्माण करेगी, संविधान सभा कहलाएगी। अच्छा, लेकिन ये अंतरिम सरकार क्या है? तो क्या होता है कि जब अगर आप मान लेते हैं कि किसी भी देश की सरकार कैसे बनती है, वहाँ के लोग उस संविधान के हिसाब से उस सरकार को बनाते हैं। जैसे अगर हमारे देश में आज की बात करें तो हमारे संविधान में सरकार किस तरीके से निर्वाचित होगी, किस तरीके से सरकार बनेगी, कैसे काम करेगी, ये सारी बातें संविधान में लिखी है। लेकिन अगर मान लेते उस समय अंग्रेज हमारे को आज़ाद करते हैं तो तब तक हमारे पास अपना कोई संविधान तो था नहीं। जब संविधान नहीं है तो संविधान के अंदर गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये बात भी मौजूद नहीं होगी। तो उतने समय के लिए जब तक कि आप अपनी अपना खुद का संविधान बना के अपनी खुद की गवर्नमेंट नहीं बना लेते हो, तब तक के लिए एक टेम्परेरी गवर्नमेंट जो कि सीधे सीधे चुन दी जाएगी कि आप प्रधानमंत्री, आप उप प्रधानमंत्री, आप गृह मंत्री, इस तरीके से डायरेक्टली चुनी जाएगी ऐसी सरकार। लेकिन ये टेम्परेरी समय के लिए होगी, इंटरिम टाइम के लिए होगी। इसको इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार कहते हैं, अस्थायी सरकार कहते हैं। तो मार्च के अंदर भारत के जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस दल के नेता थे उन लोगों ने मार्च में बिहार में रामगढ़ नाम की जगह है, इस जगह पर अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन के अंदर दोनों चीजों की डिमांड करी, अंतरिम सरकार और संविधान सभा। क्यों करी ये डिमांड? क्योंकि इस समय अंग्रेजों की हालत थोड़ी सी नाजुक स्थिति में थी और काफी नाजुक स्थिति में थी। तो देखिए यहां तक अगर आप समझ गए होंगे। इसके बाद में 1940 की ही बात है, ये जुलाई की बात थी, जुलाई की। और ये वापस से पैक्ट कहां पर हुआ, पूना के अंदर हुआ, पूना के अंदर। और इसमें क्या, पहले इन लोगों ने ये बात करी, अब ये आइडिया किसके पास में गया होगा, ये पूरा डिस्कशन किसके, अंग्रेज सरकार के पास गया होगा कि उन लोगों ने ऐसे ऐसे डिमांड करी है। तो अंग्रेज सरकार ने इनको वापस से रिप्लाई किया कि भैया ठीक है, हम आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। किसमें, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जो ये चल रहा है, इसी दौरान चल रहा है। तो हम आपकी इस बात के ऊपर सोचेंगे, लेकिन आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये सारे नेता जो मार्च में जमा हुए थे, उसके बाद में अप्रैल, मई, जून और जुलाई में फिर से ये जमा होते हैं पूना के अंदर। पूना महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ पर ये जमा होते हैं। और यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत को या अंग्रेजी शासन को सहयोग के बदले अपनी मांगे की। मतलब इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम अंग्रेजी शासन को सहयोग देंगे, लेकिन बदले में जो हम डिमांड कर रहे हैं वो मिलना चाहिए। फाइनली ये सारा डिस्कशन आपका खत्म होगा और सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपकी इन तीनों में यही वाली रहेगी। 1940 में 8 अगस्त की बात है कि अंग्रेज सरकार ने इसका अंतिम निर्णय क्या बना के भेजा कि ठीक है भैया, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इन्होंने भेजा 8 अगस्त को एक प्रस्ताव, इसको कहा जाता है प्रस्ताव। तो
1940 8 अगस्त को प्रस्ताव भेजा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। चूंकि अगस्त महीने में आया था तो इसको क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किसने भेजा? अंग्रेजों ने भेजा। किसके लिए भेजा? भारतीयों के लिए भेजा। अब क्या लिखा था इस अगस्त प्रस्ताव में? तो इस अगस्त प्रस्ताव में लिखा था कि अगर आप युद्ध में हमारी सहायता करेंगे तो हम संविधान सभा तो मान जाएंगे, संविधान सभा के लिए क्या कर लेंगे? संविधान सभा के लिए तो ओके, लेकिन अंतरिम सरकार को क्या कर दिया? अंतरिम सरकार की खारिज कर दी। अंतरिम सरकार की मांग को क्या कर दिया? इन लोगों ने खारिज कर दिया। और ये प्रस्ताव कौन लेकर आया था? किसने सौंपा? ये वायसराय का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लिनलिथगो। ठीक है, तो देखिए वापस यहां तक समझते हैं, एक बार पूरा का पूरा कार्यक्रम ही समझ लेते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल प्रस्तुत किया। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपना इसमें पक्ष दिखाया। उसके बाद में 1934 के अंदर वामपंथी नेता मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय साहब ने संविधान सभा की पहली मांग करी। अगले ही साल 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर मांग करी। उसके 3 साल बाद 1938 में 1938 में पंडित नेहरू ने मताधिकार के आधार पर शीघ्र अतिशीघ्र संविधान सभा की बनाने की मांग करी कि आप मताधिकार के आधार पर शीघ्र अतिशीघ्र संविधान सभा का निर्माण करें। ये बात नेहरू जी ने करी। उसके बाद में 38 के बाद में 39 में वॉर स्टार्ट हो गई और वॉर के बाद में 1940 आ जाता है। तो 1940 में 3 बातें आपको याद रखनी होती है। मार्च के अंदर बिहार में अधिवेशन हुआ था, बिहार के रामगढ़ में, जहां पर ये अंतरिम सरकार और संविधान सभा की डिमांड की गई अंग्रेजों से। अंग्रेज सरकार ने इसका रिस्पांस दिया कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम बनाएंगे, इस तरीके से आपके बारे में सोचेंगे। और इसके रिस्पांस में वापस से भारत में सभा कब लगी? जुलाई 1940 के अंदर, पूना के अंदर, जुलाई 1940 पूना में अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग देने का सोचा गया और सहयोग के बदले अपनी मांगों को मनवाने की बात तय की गई। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये अंग्रेज सरकार को सहयोग देने की बात तो तय हो गई। 1940 में अगस्त के महीने में 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो वायसराय लिनलिथगो, इन्होंने एक प्रस्ताव लाया। और इस प्रस्ताव को चूंकि अगस्त महीने में आया था तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कई सारे प्रश्न बनेंगे। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 8 अगस्त 1940 को आया। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया? तो वायसराय लिनलिथगो ने लाया। इसमें किस चीज को माना और किस चीज को खारिज किया? तो इसमें संविधान सभा की डिमांड को तो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इसमें अंतरिम सरकार के जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया। अल्टीमेटली इसको भारत के जो जितने भी उस समय के बड़े नेता रहे उन लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया कि उन लोगों ने इस बात को नहीं माना, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया, ये प्रपोजल फेल हो गया। ठीक है, इससे आगे हम समझते हैं। आगे की भैया बात समझते हैं हम लोग। देखिए 1942 आ गया, 40 में तो कैंसिल हो गया डील। उसके बाद में 1942, ये साल वही है जिसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त के महीने में शुरू होता है, 9 अगस्त को। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू होता है। लेकिन उसमें 1942 में मार्च, ये आंदोलन होने के पहले की बात है। एक मिशन भेजा गया भारत में जो भारत की संविधान सभा की डिमांड को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें कमियां थी। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन को भारत कौन लेकर आया और कब लेकर आया, कैसे लेकर आया, समझते हैं। देखिए क्रिप्स मिशन क्या था? 11 मार्च 1942 को बना। कहां पर? ब्रिटेन में बना। ठीक है, और ये 22 मार्च, पूरे 11 दिनों की यात्रा के बाद में 22 मार्च 1942 को भारत आया। अब कौन लेकर आया इसको भारत? तो ये क्या आया, मतलब क्या होता है, तो देखते हैं इसको। क्रिप्स मिशन सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स नाम के व्यक्ति की अध्यक्षता में, स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था। इनकी अध्यक्षता में, सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन बनाया गया जो भारत को संविधान सभा प्रस्तुत करने के लिए आया था। लेकिन इसके अंतर्गत की कुछ ऐसी शर्तें थी जो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दी। तो फाइनली मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसको क्या करा? मुस्लिम लीग ने इसको क्या करा? बहुत जरूरी बात है कि क्रिप्स मिशन को किसने अस्वीकार किया? अस्वीकारा। किसने अस्वीकारा? तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकारा। यह आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, किसने अस्वीकार किया। क्योंकि मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था कि ये जो क्रिप्स मिशन है कहीं ना कहीं उनके अहित की बात करता है, कांग्रेस का ज्यादा पक्ष लेता है, इसलिए मुस्लिम लीग ने उस समय इसको
अस्वीकार कर दिया। तो फाइनली ये भी कैंसिल हो गया, क्रिप्स मिशन में जो बात थी वो भी हट गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1939 से लेकर के 1945 तक क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंतर्गत, अब ये 45 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है। देखते हैं जरा बात को समझते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड अगर खत्म होता है तो कैसे कैसे होगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हुआ, समाप्त 1945 में। समाप्त कब हुआ, 1945 में समाप्त हुआ। अब जब ये समाप्त हुआ तो ब्रिटेन में भी हालत नॉर्मल हुए और बाकी दुनिया भर में भी हालत इस सामान्य रूप में आने लगे। इस समय पे ब्रिटेन में इलेक्शन हुए, ब्रिटेन में इलेक्शन, अच्छा ब्रिटेन में चुनाव, इलेक्शन, चुनाव। अब ये चुनाव होने के पहले आप अच्छे से बात को समझ लीजिए, यहाँ पर साइड में कहीं लिख भी लीजिएगा आप स्टार बना करके, कि ब्रिटेन में 1935 से लेकर के 1945 तक कौन प्रधानमंत्री रहे थे, पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन थे, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अधनग्न फकीर कहा था, वो यही थे भाई साहब, है ना। तो 1935 से लेकर के 1945 तक ब्रिटेन के पीएम कौन थे, विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ये रहे और इस युद्ध के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने ही लोगों को आत्मा में उनमें जान भरी कि आप ये युद्ध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। इस तरीके से ब्रिटेन की हालत खराब होने के बाद में भी एक युद्ध के लिए लोगों के अंदर जान फूंकने का काम इन्होंने ही करा। तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, किसी भी देश को लड़ना ठीक लग सकता है, लेकिन जब आगे पीछे अल्टीमेटली लोगों की जानें जा रही होती है, जान माल का नुकसान होता है, तो युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा साबित तो नहीं होता। तो ब्रिटेन में भी यही हुआ, युद्ध ब्रिटेन जीत गया, लेकिन इस युद्ध के बाद में ब्रिटेन के लोगों को विंस्टन चर्चिल से थोड़ी सी सहानुभूति कम हो गई, या कह दीजिए कि भरोसा कम रह गया कि भैया इनकी वजह से हमारे परिवार के लोगों की जान गई, हमारे देश में दिक्कतें आई, इस तरीके का भाव पैदा होने लगा। तो जब 1945 में इलेक्शन हुए, तो 1945 में ब्रिटेन में जब इलेक्शन हुए तो ये हार गए। और कौन जीत गए यहाँ पर, एक पार्टी है यहाँ पर, जिस तरीके से हमारे देश में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, है ना, सीपीआई और तमाम तरह के दल है, उसी तरह के यहाँ पर भी ब्रिटेन में एक पार्टी है जिसका नाम है लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। तो ये लेबर पार्टी ये जीत गई, क्या जीत गई, इलेक्शन जीत गई। और जब ये इलेक्शन जीती तो इसने अपने कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बनाया। और कौन था इस लेबर पार्टी का कैंडिडेट, सर क्लीमेंट एटली, सर क्लीमेंट एटली, एटली, सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली ये भाई साहब थे और इनको उदारवादी माना जाता था। उदारवादी किसे कहते हैं, जो अपनी सोच में थोड़ा बड़प्पन रखता हो, थोड़ा दयापूर्ण भाव से सोचता हो, नैतिकतापूर्ण सोचता हो, उसे कहते हैं उदारवादी व्यक्ति। ठीक है, तो सर क्लीमेंट एटली को उदारवादी माना जाता था और ये अब बन गए थे न्यू पीएम ऑफ ब्रिटेन। कब, 1945 में। 1945 के इलेक्शन के बाद न्यू पीएम ऑफ ब्रिटेन हो गए थे, पीएम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन। यहां तक ठीक बात है, थोड़ा तिरछा तिरछा हो गया, आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी सी बात को और आगे समझते हैं। विंस्टन चर्चिल 1935 से 1945 तक रहे पीएम, अब ये 45 में आ गए सर क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने अल्टीमेटली चुनाव जीतने के बाद में मार्च 1946 के अंदर, मतलब मार्च 1946 में एक भाषण दिया। कहाँ पर, हाउस ऑफ कॉमन्स में। देखिए वहाँ पर है ना, दो सदन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हमारी संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो वहाँ पर भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सीन क्या था उसको समझ लीजिए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी दो प्रकार के सदन होते हैं, एक होता है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक होता था हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, तो ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो, राज्यसभा से, मतलब ऊंचे लोगों की सभा, राज्यसभा। और हाउस ऑफ कॉमन्स को आप लोकसभा से कंपेयर कर सकते हो, लोकसभा से। तो ये वहां की लोकसभा जैसा जो सदन था जिसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स, इसके अंदर क्लीमेंट एटली ने कब की बात बता रहे हैं आपको, मार्च 1946 को घोषणा करी। ठीक है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री हमारे देश के ऊपर बोल रहा है, कि देश के ऊपर बोला तो बहुत लोगों ने, लेकिन देश की आज़ादी के ऊपर बोल रहा है। इन्होंने कहा कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, शीघ्र अतिशीघ्र भारत को आज़ाद करने की तैयारी शुरू की जाए, और इस तरीके से इन्होंने भाषण दिया। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अब भारत की आज़ादी की बात कर रहे हैं, मतलब अब आज़ादी सच में ज़्यादा दिन दूर नहीं थी, अब ब्रिटेन देश को आज़ाद करने के पीछे लगा हुआ था। तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा करी, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करी। और क्लीमेंट एटली का एक कैबिनेट था। अब कैबिनेट क्या बला है, कैबिनेट, तो देखिए जब भी कोई एक
मंत्री होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को ले लेते हैं हम लोग, कि जैसे हमारे यहाँ पे वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री है और उनके बहुत सारे अलग अलग मंत्री है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे मंत्रियों का जो पूरा समूह होता है जिसमें विशेष प्रकार के सभी मंत्री होते हैं, इसको कहते हैं मंत्री कैबिनेट या कैबिनेट कह देते हैं। तो कैबिनेट मतलब मंत्रियों का समूह। तो ऐसे क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री, तो इनका भी अपना एक कैबिनेट होगा जिसमें कई सारे मंत्री होंगे। इसमें से इन्होंने क्लेमेंट एटली ने अपने कैबिनेट में से 3 लोगों को तैयार किया भारत को आज़ादी देने के लिए, आज़ादी के लिए जो डिमांड थी उन सबको पूरा करने के लिए, कि क्या कैसे करना है उस बात को, डिमांड को पूरा करने के लिए। 3 लोग कौन थे ये? तो ये 3 लोग थे आपके, एक तो थे पैथिक लॉरेंस। एक और कौन हो जाते हैं भाई साहब? तो एक और भाई साहब हो जाते हैं आपके सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, जो पहले आए थे 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर के, ये वही है सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे व्यक्ति कौन हो जाते हैं? तो A.V. अलेक्जेंडर। तो 3 लोग कौन है? पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग। और इन तीनों ने साथ में मिलकर के भारत में किस तरीके से कैसे डिमांड को पूरा करना है इस बारे में काम किया। तो इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। इन तीनों ने जो भारत में लाया उसको क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में, 1940 जुलाई 1946 के अंदर। भाई मार्च में तो घोषणा हुई थी, फिर इनको अपना काम भी करना रहा होगा, तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन के बारे में हमारे को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी संविधान सभा और अंतरिम सरकार दोनों की दोनों जो बनी वो इसी वजह से बनी है, कैबिनेट मिशन की वजह से बनी है, और इसी को एक्सेप्ट किया। महात्मा गांधी का उस समय स्टेटमेंट रहा था कि कैबिनेट मिशन जो है एकदम बढ़िया वाला प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा देश की पार्टियों के पास में और कोई चारा भी नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इस तरीके से इसके बारे में और भी कई सारे नेताओं ने अपने अपने थॉट्स प्रकट किए थे, विचार बताए थे। तो कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946 को, और अब आप हम समझेंगे कि इस कैबिनेट मिशन में क्या लिखा था और इसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया आगे की तरफ। कैबिनेट मिशन, चलिए बहुत बढ़िया, कैबिनेट मिशन तक आ गए हम लोग। अब हमारी संविधान सभा के नज़दीक है हम लोग काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए कैबिनेट मिशन, मेन हेडिंग क्या आ जाएगी आपकी? कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहली बात आती है कैबिनेट मिशन कब भारत आया? अभी आपने देखा भैया, ये जुलाई 1946 को आया था, जुलाई 1946 को आया था। कई दफ़ा अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। फिर इसके अध्यक्ष पूछ लेते हैं आपसे, तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। उन तीनों साहब में से अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? पैथिक लॉरेंस हो जाते हैं, लॉरेंस। उसके बाद में अन्य 2 सदस्य आपके A.V. अलेक्जेंडर और स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स। तो आपसे ये पूछेगा कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय आयोग था? स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, तो आप कहेंगे 3 सदस्य था, जिसमें से एक अध्यक्ष और अन्य 2 सदस्य, 1 और 2। तो 1+2 की स्कीम में आया था कैबिनेट मिशन, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक बात है। अब इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी समझ लेते भी हम लोग इसका, कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य 2 उद्देश्य थे इसके साथ में। ऐसे इसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे कि जैसे एक तो सबसे पहली बात ये थी कि देश के अंदर संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा और पूर्ण स्वराज, संविधान सभा एवं पूर्ण स्वराज लाना, स्वराज देना भारत को। एक तो याली बात हो जाती है। और दूसरा उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य हो गया, दूसरा देश के अंदर अंतरिम सरकार बनाना, देश में अंतरिम सरकार बनाना। ठीक बात है। तो ये 2 अल्टीमेट बातें लिखी गई थी इसके अंदर, कि ये इसका टारगेट है कि देश के अंदर संविधान सभा एवं पूर्ण स्वराज्य आए, और दूसरी बात देश के अंदर अंतरिम सरकार बने। अंतरिम सरकार मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाना। ठीक है। इसकी कैबिनेट मिशन की कुछ मुख्य बातें भी थी, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बातें कौन कौन सी होती है कैबिनेट मिशन की? मतलब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी बात कैबिनेट मिशन की थी या नहीं थी, इस तरीके से। तो मुख्य बातें इसके अंदर क्या क्या लिखा था? सबसे पहले तो इसके अंदर एक ये बात लिखी थी कि जो ब्रिटिश प्रांत है पूरा का पूरा, जो ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा है भारत के अंदर, वो पूरा का पूरा 2 डोमिनियन देश में आज़ाद होगा, भारत और पाकिस्तान। मतलब ब्रिटिश भारत को या ब्रिटिश प्रांतों को, ब्रिटिश प्रांतों को भारत एवं पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्य बनाए जाएंगे। 2 डोमिनियन राज्य बनाए जाएंगे, 2 डोमिनियन राज्य
बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो देसी रियासतें होगी वो स्वतंत्र रहेगी, वो उनकी चॉइस है। भारत में चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो अलग रहेंगे। 2 राज्य बनाए जाएंगे और डोमिनियन होंगे। अब ये डोमिनियन का मतलब समझ लो, बाकी सब आप समझ गए होंगे। ब्रिटिश प्रांत मतलब वे प्रांत जिन पर ब्रिटिश शासन का सीधे तौर पर कब्जा था, को भारत एवं पाकिस्तान 2 देशों में बनाएंगे। लेकिन ये डोमिनियन देश क्या, तो डोमिनियन देश का मतलब हो गया कि ये देश अपना कानून तो बना लेंगे, लेकिन उस कानून पर जो हस्ताक्षर करवाएंगे अभी भी ये ब्रिटेन से हस्ताक्षर करवाएंगे। आखिरी जो साइन होंगे वो ब्रिटेन से ही होंगे, जब तक कि ये खुद का अपना राष्ट्रपति या सर्वोच्च व्यक्ति चुन ना ले या चुनने की प्रक्रिया बना ना ले, क्योंकि अभी तक इन देशों के पास में संविधान नहीं है। जब तक संविधान नहीं होगा तब तक ये कैसे अपना सर्वोच्च व्यक्ति चुनेंगे। ठीक बात है। अगली बात इसके अंदर लिखी गई थी कि जितने भी जो देसी रियासत और राज्य होंगे, देसी राज्य होंगे, देसी देसी रियासतें होगी, इनको संपूर्ण प्रभुता मिलेगी। मतलब इनको ज्यादा अधिकार मिलेगा, संपूर्ण प्रभुता मिलेगी। कैसे मिलेगी समझना कि ये जो देसी रियासतें हैं जिनमें राजा लोग राज करते थे, ये या तो भारत में चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या स्वतंत्र रह सकते हैं। मतलब इनका 100% अपना विचार होगा कि ये किस में जाना चाहते हैं। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो ये अपना अलग देश बना ले, ये इनके पास में पूरी पावर रहेगी। इसी को कहा गया कि भैया जो प्रांत है, देसी प्रांत है, मतलब देसी रियासतें हैं, इनको संपूर्ण प्रभुता मिलेगी, वे जो चाहे वह करें। ठीक बात है। ठीक, तीसरी बात क्या कही गई कि जो भी आसपास में पूरा संपूर्ण भारत है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी आ जाता है और देसी रियासतें भी आ जाती है, इन सब के 3 मामले भारत संघ के पास रहेंगे। भारत संघ मतलब जो भारत के अंदर केंद्र सरकार बनाई जाएगी, अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, उनके पास में 3 मामले, पूरे देश के 3 मामले किन किन के पास में, और कौन कौन से 3 मामले तो देख लेते हैं। 3 मामले कौन कौन से। एक तो देश की रक्षा की, प्रतिरक्षा की बात कर लीजिए कि देश से जुड़ी डिफेंस का जो भी मामला रहेगा वो भारत संघ संभालेगा, ना कि देसी रियासतें या कोई प्रांत संभालेगा। भारत संघ यानी कि केंद्र सरकार, जो उस समय की अंतरिम सरकार थी वही भारत सरकार। ठीक बात है। दूसरा कौन सा मुद्दा होगा, संचार का। जितना भी कम्युनिकेशन होगा देश के अंदर देश के बाहर, वो कौन संभालेगा, वो भी संघ का काम होगा, प्रांतों का और देसी रियासतों का नहीं होगा। ये वाला मुद्दा भी भारत संघ के पास रहेगा। मुद्दा यानी कि विषय, इस विषय पे जो भी काम करना होगा भारत सरकार यानी कि केंद्र करेगा। फिर तीसरी बात आ जाती है आपकी, कौन सी, तो तीसरी बात आ जाती है आपकी भाई साहब करेंसी नहीं, मुद्रा, अरे बाप रे, है ना, रक्षा हो गया, संचार हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, मैं तो अटक गया, सॉरी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन मतलब इंटरनेशनल रिलेशन बोल दीजिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोल दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैसे मुद्रा का मामला भी इन्हीं के पास में था, अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन इसमें ये 3 मामले अपन महत्वपूर्ण तौर पर पढ़ के रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। कभी कभी होता है ना, बोलते बोलते भूल जाते क्या बोलना है, तो उसी तरीके से हो जाता है। तो रक्षा, संचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा, संचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये तीनों के तीनों मुद्दे किसको दिए गए, भारत संघ को दिए गए, भारत संघ। ठीक बात है। इसके अलावा भारत को हम 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटेंगे, हम मतलब कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन 3 हिस्सों में बांटेगा। 3 हिस्सों में, ये चौथा पॉइंट है। ए वाला पार्ट कौन सा होगा, इसमें देखिए कौन कौन से आएंगे, मद्रास, बम्बई। अब ये मद्रास हो गया मुंबई, तमिलनाडु, बम्बई हो गया बॉम्बे, बम्बई। उसके बाद में आपका मध्य प्रांत जो कि मध्य प्रदेश हो गया है। एक फिर आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत जिसको हम कह सकते हैं, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश हो गया। संयुक्त प्रांत, बिहार इधर लिख लेते हैं, बिहार और ओडिशा, इन क्षेत्रों को बोला गया ए। ठीक है। फिर बी वाला भाग कौन सा, ए बी है ना, मतलब इसको 3 हिस्सों में रखा गया कि भैया कोई भी चीज होगी तो ये सारे क्षेत्र आपस में मिलकर एक प्रांत की तरह या एक बड़े प्रांत की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरा बनाया गया, देखिए दूसरा वाला आपका था, अगर आप पाकिस्तान की लोकेशन समझेंगे भारत में तो इस तरफ आती है, मतलब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत राज्य। उसके अलावा कौन आ जाएगा इसके अंतर्गत, पंजाब आ जाएगा इसमें, पंजाब। ठीक है, देखिए मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं अलग कर देता हूं इसको। एक तो ये वाला हो गया आपका यहां से, है ना, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, फिर पंजाब, और पंजाब के बाद में आपका आ जाएगा सिंध।
ये तीनों क्षेत्र एक जगह पर आपके जमा हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे आपका बी। और इसके अलावा सी वाले की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस तरफ लिख लेते हैं सी वाला। सी वाले में दो ही चीजें थी, सी में क्या थे, एक तो असम और बंगाल, ये वाला क्षेत्र शामिल किया जाएगा। तो ये वाला पूरा कैबिनेट मिशन में लिखा था। कैबिनेट मिशन का अल्टीमेट टारगेट था देश के अंदर स्वराज्य और संविधान को लाना, और दूसरा टारगेट था अंतरिम सरकार बनाना। तो ये दो उद्देश्यों के साथ में ये 3 सदस्यीय आयोग भारत में 1946 को आया। सभी लोगों ने, यानी कि कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी और अन्य दलों ने भी इसको आनाकानी करते हुए अल्टीमेटली आखिर में मान लिया। तो ये इसी बिल की वजह से हमारे देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और इसी मिशन की वजह से हमारे देश में संविधान सभा का भी गठन हुआ। अंतरिम सरकार, संविधान सभा दोनों इसी की वजह से बनी है। तो हम इस क्रम तक तो आ गए संविधान सभा के गठन में कि इसकी यात्रा कैसी कैसी रही। अब हमारा जो अगला इसका पार्ट होगा, उस पार्ट में हम ये समझेंगे कि इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा था, कब इसकी बैठक शुरू हुई और क्या क्या लिखा गया, कब काटा गया, किसने क्या लिखा, क्यों, किस वजह से हटाया गया, इसका वाचन कैसे हुआ और कैसे इसको लागू किया। तो ठीक है, आप अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, कल या परसों में आपको वीडियो मिल जाएगा। रेगुलर आप देखते रहिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचाइए, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। अगर हमारा काम सच में अच्छा है तो पहुंचाइए, नहीं तो आप कमेंट में करके बताइए कि आपके काम में कमी क्या है, जिससे हम अपने काम में और सुधार करें। धन्यवाद।